डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा रिसर्च मेथोडोलॉजी के उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जिनके लिए मैटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल टेक्स्ट बुक में नहीं है और इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, जैसे अभी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड यूनिट जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली भी उसका टॉपिक है। आज हम इसे लेते हैं साइंटिफिक रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू। साइंटिफिक रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू ये आज का टॉपिक है। अवेलेबिलिटी कोर्स की मैटर की बहुत कम है, उसी के हिसाब से मैंने थोड़ा सा ये बनाया है। आप जरा देखिए, सबसे पहली बात आती है साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो आज का नंबर 1 हेडिंग है व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च। व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च। अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। देखिए, ए रिसर्च is a contribution is a contribution to science for a special problem या for a problem which is done which is done mainly by three step mainly by three step mainly by three steps by which are collecting data which are collecting data। ये स्टेप क्या क्या है? कलेक्टिंग डाटा, ये डाटा जो आपने कलेक्ट किया है ये किस चीज को इंटरप्रेट करता है। तो नंबर सेकंड, इंटरप्रेटिंग डाटा। इंटरप्रेटिंग डाटा, इंटरप्रेटिंग डाटा। एंड फाइनली नंबर 3, इवेलुएटिंग डाटा। इवेलुएटिंग डाटा, इवेलुएटिंग डाटा, इवेलुएटिंग डाटा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करना, वो डाटा क्या इंटरप्रेट कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है, उसका मतलब क्या है, और उससे जो निकल कर आ रहा है उसका इवेल्युएशन क्या है। ये तीन मेन प्रोसेस होते हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के।
According to the nature of the research, mainly research are of two types. Number one, primary research, and number two, secondary research. According to the nature of problem, scientific research mainly are of two types. Scientific research are mainly of two types. Mainly of two types. What are the number one या number A, primary research, and number B, secondary research. Secondary research. थोड़ा सा अंतर है, जैसे मैंने बताया, बेसिकली ये नेचर पर डिपेंड करता है प्रॉब्लम की। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, जैसा कि आप करते हैं, प्रैक्टिकल नेचर होती है, एक ऐसी रिसर्च जिसमें लैब, फील्ड या किसी नेचुरल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, क्या कहलाते हैं, प्राइमरी रिसर्च कहलाती है। ये ज्यादातर साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के लिए किया जाता है, या ये कहिए कि ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। तो व्हाट आर प्राइमरी रिसर्च, एक एक लाइन लिख लीजिएगा, क्या होती है प्राइमरी रिसर्च। देखिए, ए रिसर्च इज सेड टू बी प्राइमरी रिसर्च। A research is said to be primary if it require laboratory या lab, field और नेचुरल एनवायरनमेंट is called primary research. Is called primary research. Is called primary research. Is called primary research. Such as biomathematical research are mainly of primary research. Biomathematical and chemistry research, chemistry and botany research are primary research. ओके, तो समझ गए क्या होती है प्राइमरी रिसर्च। वो रिसर्च जिसमें किसी लैब, कोई फील्ड या किसी एनवायरमेंटल, नेचुरल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी में आते हैं। जैसे केमिस्ट्री लैब है, उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, तो वो सब किस कैटेगरी में है, प्राइमरी रिसर्च की कैटेगरी में आते हैं।
नंबर बी लिखिए सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च। देखिए सेकेंडरी रिसर्च वो होती है जिसमें डाटा को एनालाइज किया जाता है और इस डाटा का डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रेलेवेंस और कोहेरेंस डिस्कस किया जाता है। जैसे कि स्टैटिस्टिकल साइंस है, उसमें ज्यादातर रिसर्च जो है वो किस लेवल की है, सेकेंडरी लेवल की है। ठीक है, हाँ, इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च, इन सच टाइप ऑफ रिसर्च in such type of research, in such type of research data analyzed, data analyzed data analyzed data analyzed and data can connect with different its relevance and coherence, with its different relevance and coherence, कोहेरेंस। जैसे मैंने आपको बताया, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल साइंस आपने पढ़ा होगा, उसमें मीन मोड मीडियन निकालते हैं, हाइट वगैरह से उसका कनेक्शन कर देते हैं, कोरिलेशन है जो एक रेलेवेंस है। तो मैथमेटिकल साइंस स्टैटिस्टिकल साइंस की जो डाटा एनालिसिस है वो सब सेकेंडरी रिसर्च में आते हैं। डाटा एनालाइजेशन या डाटा एनालिसिस of statistical science, of statistical science is a secondary research, is a secondary research, secondary research। ओके, दिस शुड बी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट फैक्टर से लिटरेचर रिव्यू के साइंटिफिक रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू। हेडिंग डालिए नंबर 2, साइंटिफिक रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू। Scientific research and literature review। साइंटिफिक रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू। देखिए वैसे तो कोई भी एक डेफिनेट सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को एक डेफिनेट क्राइटेरिया में सोल्व करने के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं।
किस टाइप से इसे करते हैं। देखिए देखिए, फॉर ए साइंटिफिक प्रॉब्लम रिव्यू, for a scientific research, there is no certain criteria. There is no certain criteria there is no certain criteria for literature review, but there is an approximate system for a literature review. But for a scientific problem research, but for a scientific research, there is an approximate system. There is an approximate system. Approximate system which have, which may be following steps, which may be following steps. Which have following steps. Number one, recognize the scientific problem जिसके लिए हम रिसर्च करना चाहते हैं. Recognize scientific problem. दो लाइन लिखते जाइएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं. किसी भी अच्छी रिसर्च के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से पहचानें. इसके लिए हमें एक लिटरेचर की जरूरत पड़ सकती है कि वास्तव में हमारी प्रॉब्लम है कि नहीं है. ओके, तो फॉर दिस वी टेकन हेल्प from various literature depend on neighboring problem. Depend on neighboring problem. यानी जिस प्रॉब्लम पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उसे अच्छे से पहचानें और उसके लिए जरूरी है कि उसकी आसपास की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस करें. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही बोल रहा हूं कि आप किसी नए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खोज है तो उसके लिए जरूरी है कि जो आसपास के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में आपको फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से पहचानें. ओके, नंबर 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू which has which contains title, index, corpus,
बिब्लियोग्राफी एटसेट्रा। ये रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक तरीके से। इसमें क्या होता है, ए लिटरेचर रिव्यू व्हिच कंटेन्स, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसे साइंटिफिकली एक टाइटल दें, रिसर्च लिखते समय इंडेक्स बनाएं, कॉर्पस यानी फुल बॉडी उसकी किस समय क्या आना है, और बिब्लियोग्राफी आपने कौन सा कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, ये चीजें उसमें आनी चाहिए। ओके, उसके बाद रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, डिफरेंट राइटर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट साइंस के हो सकते हैं, डिफरेंट पब्लिक्स के हो सकते हैं। आप डिफरेंट व्यू उस रिसर्च से रिलेटेड लीजिए। टेकन डिफरेंट व्यू, टेकन डिफरेंट व्यू, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि सैंपल ज्यादा बड़ा लीजिए और डिफरेंट फील्ड से लीजिए। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बायोलॉजी की प्रॉब्लम ले रहे हैं या केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ले रहे हैं या मैथमेटिक्स की रिसर्च ले रहे हैं तो एक ही डिपार्टमेंट के या एक ही यूनिवर्सिटी के या एक ही, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से उसके बारे में राय लीजिए। ओके, टेकन डिफरेंट व्यूज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, related to scientific research, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट व्यू लीजिए। मैंने बताया मतलब क्या है इसका। नंबर 4, जरूरी नहीं है किसी एक प्रॉब्लम या रिसर्च के बारे में सभी लोगों के व्यू एक जैसे हों। ओके, डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं उसमें। ये डिपेंड करता है आपके फील्ड को, आपकी लोकेशन को, आपके इंटरेस्ट को। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आदमी अपना व्यू देता है तो वो कहीं ना कहीं बाइसिंग जरूर करता है, बाइस्ड जरूर होता है थोड़ा बहुत, ये नेचुरल है। आप जिस फील्ड के भी हैं, मान लीजिए अगर आप एक रिसर्च है जो कि आप भले ही वो हिस्ट्री की रिसर्च है, आप उसे कर रहे हैं किसी मैथमेटिक्स के आदमी से, आप उसके बारे में राय लेंगे तो वो थोड़ा सा न्यूमेरिकली या डाटा पर जाकर बात करेगा। ओके, या आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेगा, आर्यभट्ट के समय की बात करेगा या कुछ भी करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो आदमी जिसका जो इंटरेस्ट है या जिसकी जो लोकेशन है या जिसका जो फील्ड है उससे कहीं ना कहीं उस आदमी की बाइसिंग जरूर रहती है। अंडरस्टैंड? तो इसी में जो आपने डिफरेंट व्यू लिए हैं इसमें बाइसिंग जरूर होगी। तो बाइसिंग लिमिट देख लीजिए क्या है। बाइसिंग द लिमिट, बाइसिंग द लिमिट, बाइसिंग द लिमिट का मैंने आपको बताया क्या होता है। और भी बहुत है, आज मुझे थोड़ा जरूरी काम, मैं कल से कंटिन्यू करूंगा इसमें आगे। बहुत सारे स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप इसमें और आएंगे। ओके, कल कंटिन्यू करेंगे इसे, फिर बड़ी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।